हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। तो बच्चों, आज इस कक्षा में हम 11वीं कक्षा का विषय पढ़ेंगे और 11वीं कक्षा में चैप्टर 4 नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है उद्योगों की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। तो इस नए चैप्टर को हम शुरू करते हैं। उद्योगों की विशेषताएं, समस्याएं व नीतियां, ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उद्योग क्या होता है। तो उद्योग क्या होता है, इसकी परिभाषा अगर मैं आपको समझाऊं तो उद्योग हम किसी एक ऐसे स्थान को कह सकते हैं। स्थान कोई भी स्थान हो सकता है जहां पर उत्पादन का काम हो, और जो उत्पादन का काम होता है वो उत्पादन के 4 साधनों की मदद से होता है। तो 11वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को, विशेष तौर पर जो विद्यार्थी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। भूमि यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इन 4 साधनों की मदद से कोई भी उत्पादन का काम किया जाता है। तो उद्योग क्या होता है? उद्योग भी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम उत्पादन के इन 4 साधनों की मदद से कोई भी उत्पादन का काम करते हैं। उत्पादन का काम करते हैं तो उत्पादन का काम उत्पादन के साधनों से ही होगा। तो उद्योग की परिभाषा हम कह सकते हैं कि उद्योग क्या है? एक स्थान है, एक जगह है। उस स्थान पर क्या किया जाता है? जो हमारे उत्पादन के 4 साधन हैं, जहां मैंने लिखा है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 साधन। तो कोई भी ऐसा साधन, कोई भी ऐसा स्थान जहां पर उत्पादन के इन 4 साधनों की मदद से कोई भी उत्पादन का काम किया जाता है, तो वो उद्योग कहलाएगा। तो फैक्ट्रियों के अंदर इस तरह के बहुत सारे काम किए जाते हैं, जहां पर भी हम, जरूरी नहीं वो फैक्ट्री के रूप में ही हो, अगर हम कोई उत्पादन का काम कर रहे हैं तो इन 4 साधनों की मदद से, तो वो हमारा एक उद्योग कहलाएगा। इसके बाद आता है औद्योगिक विकास। उद्योगों से जुड़ा है औद्योगिक विकास। अगर इन उद्योगों के अंदर हम मशीनों का, टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे बिजली का, मशीनों का, इन चीजों का हम प्रयोग जब करेंगे, जितना अधिक प्रयोग हम करेंगे तो वो औद्योगिक विकास कहलाएगा। मतलब उद्योगों के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जितनी मशीनरी आ जाएगी, तो वो औद्योगिक विकास कहलाएगा। तो हमारा जो चैप्टर है और आज का जो विषय है, उसके अंदर हमने औद्योगिक विकास के महत्व को ही समझना है। तो उद्योग, उत्पादन का कोई काम उत्पादन के साधनों की मदद से, और उस उत्पादन के कार्य में जितनी अधिक हम टेक्निक्स का, जितनी अधिक हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा औद्योगिक विकास कहलाएगा। तो उस औद्योगिक विकास का एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या महत्व होता है, ये हमारा मेन आज का टॉपिक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब भारत आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल पिछड़ी हुई थी। हमने पीछे अपने चैप्टर्स के अंदर पढ़ा कि हमने योजना आयोग बनाया, और योजना आयोग के अंतर्गत हमने पंचवर्षीय योजनाओं को एक एक करके फॉलो किया, और तब हम विकास के पथ पर आगे बढ़े। तो जिस पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था से हम आगे बढ़े, उस अर्थव्यवस्था में जब हमने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना शुरू किया, तो सबसे पहले हमने अपने कृषि क्षेत्र के ऊपर ध्यान दिया, और जो पहली हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि के ऊपर ही में फोकस किया गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद जो अगली हमारी योजना आई, उसमें हमने उद्योगों के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि उद्योग एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। एक अर्थव्यवस्था उद्योगों पर ही टिकी हुई होती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के लिए, विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, उस अर्थव्यवस्था के उद्योगों का विकास होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब उद्योगों का विकास होगा तो वहाँ की जो जनसंख्या, उस जनसंख्या को रोजगार मिलेगा, उत्पादन का काम बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, और इस तरह से अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी पूरी आगे बढ़ेगी। तो इस विषय में आज हम उद्योगों का जो हमारा विकास है, उसके महत्व को पॉइंट वाइज करके हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा संतुलित विकास। तो अगर उद्योगों का विकास होगा तो संतुलित विकास होगा। सबसे अधिक महत्व जो है वो संतुलित विकास, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए? संतुलित रूप से उसका विकास होना चाहिए। विकास के किसी अर्थव्यवस्था के किसी एक पक्ष का विकास हो जाता है और एक का नहीं होता। जैसे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें कृषि के ऊपर जो अधिकतर हमारी जनसंख्या है वो कृषि के अंदर ही लगी हुई होती है, लेकिन कृषि के अंदर बहुत अधिक जनसंख्या नहीं खप सकती, क्योंकि वहां पर बहुत सारी अल्प बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो एक पक्ष का अगर
विकास हो जाए और दूसरे पक्ष विकास से अछूते रहे तो वो असंतुलन कहलाएगा। तो अगर हमें अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना है, हमें अर्थव्यवस्था के हर एक हिस्से को ऊपर उठाना है, तो उद्योगों का विकास भी साथ साथ होना चाहिए। कृषि के विकास के साथ साथ उद्योगों का विकास भी होना चाहिए। और वैसे भी जो कृषि का विकास है और जो उद्योगों का विकास है वो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि उद्योगों के अंदर जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो हमें बहुत अधिक मात्रा में कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी उद्योगों का विकास जरूरी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जैसे उपकरण हैं, जैसे थ्रेशर है, जैसे कंबाइन है, और जितने भी जो कृषि के उपकरण हैं, ट्रैक्टर है, ये सब का उत्पादन कहाँ होगा? उद्योगों के अंदर ही होगा। तो अगर कृषि का विकास होगा तो उद्योगों का भी होगा, उद्योगों का होगा तो कृषि का भी होगा, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हमें हर एक क्षेत्र का विकास करना है ताकि क्या हो? अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास हो। तो औद्योगिक विकास जब होगा तो अर्थव्यवस्था का संतुलन बना रहेगा, विकास का संतुलन बना रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्पादकता में वृद्धि। औद्योगिक विकास का अगला महत्व क्या है कि अगर उद्योगों का विकास होगा तो उससे उत्पादन में वृद्धि होगी, अधिक मशीनें बनेंगी, अधिक कारखाने खुलेंगे, तो उनके अंदर जो लोग काम करेंगे, लोगों की आय बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे? उनकी जब उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उत्पादकता बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की आय भी बढ़ती है। तो ये सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि उत्पादकता बढ़ी तो उत्पादकता बढ़ने से क्या हुआ? लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिलने से क्या हुआ? लोगों की आय बढ़ी, आय बढ़ने से लोगों के खर्चे बढ़े, और एक आदमी के खर्चे दूसरे आदमी की आय होती है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा? उत्पादकता में वृद्धि होगी, या राष्ट्रीय आय में भी हम कह सकते हैं वृद्धि होगी। अगला महत्व है कृषि का विकास। तो जो कृषि का विकास पॉइंट है, ये पॉइंट हमने संतुलित विकास में भी पढ़ा कि कृषि उद्योगों पर निर्भर करती है और उद्योग कृषि पर निर्भर करते हैं, दोनों का चोली दामन का साथ है। क्योंकि कृषि क्षेत्र के जो जैसे गन्ना है, चीनी उद्योग के लिए गन्ना कच्चा माल के रूप में होता है, जैसे हमारा कपास है, कपड़े उद्योग के लिए कपास क्या है? कच्चे माल का प्रयोग करता है। तो बहुत सारी लगभग सभी जो कृषि की वस्तुएं हैं वो उद्योगों के अंदर कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो अगर औद्योगिक विकास होगा तो कृषि का विकास भी होगा, क्योंकि कृषि के अंदर जो प्रयुक्त किए जाने वाले हमारे उपकरण है, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, थ्रेशर है, कंबाइन है, इन सब का निर्माण उद्योगों के अंदर ही होता है। तो औद्योगिक विकास से कृषि का विकास भी होगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। यहाँ हमने अभी पढ़ा ऊपर कि जब उत्पादकता बढ़ती है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी अधिक मात्रा में वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन होगा तो उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बराबर ही उस देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, क्योंकि उस उत्पादन को हम बेच सकते हैं, उस उत्पादन के बदले में लोगों की आमदनी, आय बढ़ती है। तो एक तरह से क्या हुआ? राष्ट्रीय आय के अंदर भी वृद्धि हुई। इसके बाद अगला पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। इस पॉइंट को भी हम पढ़ चुके हैं कि हम उद्योगों के अंदर हमारे जो साधन है, भूमि का प्रयोग करेंगे, पूंजी का प्रयोग करेंगे, लेबर का, मजदूरों का प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो इस तरह से जब रोजगार बढ़ेगा तो ये सारे पॉइंट, रोजगार में वृद्धि होने से क्या हुआ? आय बढ़ेगी, आय के बढ़ने से क्या हुआ? लोगों के खर्चे बढ़ेंगे, लोगों की मांग बढ़ेगी, वो अधिक वस्तुओं के, सेवाओं के ऊपर खर्च करेंगे, और एक आदमी का खर्च दूसरे आदमी की इनकम। तो ये सारे पॉइंट उत्पादकता में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि एक दूसरे से संबंधित है और उद्योगों के विकास के ऊपर भी निर्भर करते हैं। अगर उद्योगों का विकास होता है तो इन सब चीजों के अंदर भी वृद्धि होगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जीवन स्तर। जीवन स्तर में सुधार होगा, या हम कह सकते हैं कि जीवन स्तर के अंदर भी वृद्धि होगी। आप सभी को पता है जब एक व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो अपने अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, वो जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको सुधार करेगा, अच्छा घर बनाएगा, घर के अंदर अच्छी सुविधाएं करेगा। तो जब लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, उनकी मांगे बढ़ेगी, तो इस तरह से क्या होगा? लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके बाद एक पूंजी निर्माण में वृद्धि। पूंजी निर्माण क्या होता है? जब लोगों की आय बढ़ती है तो आय का एक भाग तो वो खर्च कर देते हैं वस्तुओं के ऊपर, सेवाओं के ऊपर, और दूसरा भाग, कुछ भाग वो बचा कर रखते हैं। जो भाग वो बचत के रूप में रखते हैं उसे फिर वो आगे निवेश करते हैं, किसी ऐसी जगह पर लगाते हैं कि जहाँ उससे और उनको आमदनी बढ़े। तो उस बचत करने से, उस निवेश करने से ही क्या होता है? पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। तो क्या हुआ? रोजगार बढ़ा, आय बढ़ी, उत्पादकता बढ़ी और लोगों का जीवन स्तर सुधरा, और जीवन स्तर और फिर क्या हुआ? पूंजी निर्माण के अंदर भी वृद्धि हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में योगदान। प्रतिरक्षा होती है सुरक्षा। जब एक राष्ट्र की आमदनी बढ़ती है, आय बढ़ती है, तो वो राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए भी
अच्छे बंदोबस्त कर पाता है। और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जब उद्योगों का विकास होगा तो उन उद्योगों के अंदर प्रत्येक राष्ट्र जो अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे मिसाइलें होती हैं या फिर और जो सुरक्षा के टैंक होते हैं, जो जितने भी हथियार वगैरह होते हैं, उन सब का निर्माण कर पाने में भी सक्षम हो पाएगा। तो एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा करने के योग्य भी बन पाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर औद्योगिक विकास होगा, उद्योगों का विकास होगा, तो प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा करने के में भी आत्मनिर्भर बन पाएगा। वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रह पाएगा। अपनी सुरक्षा करने के लिए वो स्वयं अपने देश के अंदर ही हथियारों का निर्माण कर पाने में सक्षम होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, कि अगर औद्योगिक विकास होगा तो निर्यात प्रोत्साहन होगा और आयात प्रतिस्थापन होगा। प्रोत्साहन का अर्थ होता है किसी चीज को और बढ़ाना, उकसाना, और निर्यात जो हम दूसरे देशों के अंदर वस्तुएं और सेवाएं बेचते हैं तो वो हमारे निर्यात कहलाते हैं। तो जब औद्योगिक विकास होगा, उद्योगों के अंदर नई नई वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, तो हम उन वस्तुओं का दूसरे देशों के अंदर निर्यात भी करेंगे। निर्यात करने से क्या होगा, दूसरे देशों की करेंसी हमारे देश के अंदर आएगी, हमारी आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, हमारे जो विदेशी विनिमय कोष हैं वो बढ़ेंगे। तो निर्यात प्रोत्साहन के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का अधिक मात्रा में उत्पादन होने से हम उसे दूसरे देशों में बेचने के योग्य बन पाएंगे। तो निर्यात प्रोत्साहन का अर्थ है कि हम अधिक से अधिक दूसरे देशों के अंदर वस्तुओं का, सेवाओं का बेचें। और आयात प्रतिस्थापन का मतलब है कि जो वस्तुएं हमारे देश में नहीं होती उन वस्तुओं को हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, आयात करते हैं हम उनका। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है कि अगर हम उनका आयात ना करें और उन वस्तुओं का या उन जैसा काम करने वाले किसी अन्य वस्तु का अपने देश में ही उत्पादन करें तो उसे कहेंगे हम आयात प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन यानी कि उसके स्थान पर जब हम दूसरे देशों से वस्तुएं मंगवाते हैं, खरीदते हैं, तो हमारे देश की करेंसी दूसरे देशों के अंदर जाती है। तो इसे क्या कहेंगे कि हमारे देश की करेंसी दूसरे देशों के अंदर अधिक मात्रा में जाए, ये हमारे आयात बढ़े, हमारी खरीद बढ़े और हमारी बिक्री कम हो। तो ये एक देश का जो संतुलन होता है, या हम कह सकते हैं कि उस देश के संतुलन को ये बिगाड़ती है। हम उस देश के भुगतान शेष जो होता है और उस संतुलन को ये बिगाड़ती है। तो आयात प्रतिस्थापन अधिक एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे नहीं माने जाते, जबकि निर्यात प्रोत्साहन अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इससे आमदनी बढ़ती है और इससे आमदनी घटती है। तो आयात प्रतिस्थापन के अंदर हम जिन वस्तुओं को दूसरे देशों से मंगवाते हैं, हम उनको मंगवाने के बजाय उन वस्तुओं का अपने देश के अंदर ही उत्पादन करते हैं। बिल्कुल उन्हीं वस्तुओं का नहीं कर पाते तो उन जैसा काम करने वाले किसी अन्य वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो औद्योगिक विकास से क्या होगा, निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा और आयातों को प्रतिस्थापन हम कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। जब हम इतना सब कुछ कर पाएंगे, एक अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, कृषि का विकास होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, तो इन सब कामों से क्या होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, सुदृढ़ बनेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विकास में उस अर्थव्यवस्था का जो औद्योगिक विकास है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। हम कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास एक अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन है, उस विकास की नींव है। तो इस प्रकार हमने अपनी आज की कक्षा के अंदर पढ़ा कि उद्योग किसे कहते हैं, औद्योगिक विकास किसे कहते हैं और इस औद्योगिक विकास का एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या महत्व होता है। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है अच्छे से तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।